हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बजट का पार्ट 4 लेके। ठीक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकार द्वारा बजट में जो जिन घाटाओं का बात किया जाता है, जिन डेफिसिट्स की बात की जाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये डेफिसिट्स होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें 20-21 के बजट का कुछ बच गया था तो उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, अच्छी बात है। तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले घाटा कब होता है, यानी कि हमारे इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ बजट की भाषा में कहा जाए यानी कि हमारे इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए तो बजट की भाषा में घाटा होता है। और मैथ की भाषा में अगर इसको समझा जाए तो सीपी ज़्यादा और एसपी कम हो जाए तो क्या होता है, घाटा होता है, यानी कि नुकसान होता है, डेफिसिट्स होता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं कि जो बजट में देखा जाता है तो बजट में खासकर 1, 2, 3 और 4 प्रकार के घाटे देखे जाते हैं बजट के लिहाज से, बजट के अनुसार। ठीक है, सरकार द्वारा बजट में इन 4 प्रकार के घाटों का विवरण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा एक और चीज़ देखा जाता है बजट में कि डेफिसिट बजट है यानी घाटे वाला बजट है, कि बैलेंस बजट है यानी कि आय व्यय बराबर वाला बजट है, या सरप्लस बजट है यानी कि एक्सपेंडिचर कम और इनकम ज़्यादा वाला बजट है। ठीक है, तो बजट ऐसे भी 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, आउटकम बजट, जेंडर बजट और एक और होता है, और ऐसे भी 3 प्रकार के हो गए। कौन? सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और बैलेंस बजट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज बात करेंगे कि डेफिसिट बजट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। यानी कहने का मतलब कि बजटीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, मौद्रिक घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होता है। इससे एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, बजटीय घाटा क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि हमारा एक्सपेंस जब ज़्यादा हो जाए और रिसिप्ट्स कम हो जाए, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बजटीय घाटा कहते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बजट बनता है तो उसके 2 पहलू लिए जाते हैं, खासकर टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंस, यानी हमारा कुल अनुमानित आय कितना है और अनुमानित व्यय कितना है, इसी को बैलेंस करके बजट बनाया जाता है। तो बजटीय घाटा कब होगा बाबू, तो जब टोटल एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो जाएगा और टोटल रिसिप्ट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भारत में मात्र एक बार बना है, 97-98 में बना था, इसके बाद से भारत में नहीं बनता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेफिसिट बजट भारत में किस साल बना था, तो 97-98 के बजट में बना था, उसके बाद से भारत में नहीं बनता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्चे आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसी के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, राजस्व घाटा कहा जाता है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि राजस्व खर्च, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस जब रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा। यानी कि राजकोषीय खर्चे राजकोषीय प्राप्तियों से, राजस्व खर्चे राजस्व प्राप्तियों से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो राजस्व घाटा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, जिसको हिंदी में मौद्रिक घाटा कहा जाता है। ठीक है, मौद्रिक घाटा कहा जाता है, यानी कि पैसे का नुकसान किस तरह से होगा वो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि सरकार और आरबीआई के सहयोग से जो नई मुद्रा की आपूर्ति की जाती है, जिससे आरबीआई के शुद्ध साख में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं,
मोनेटाइज डेफिसिट कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि सरकार और आरबीआई के सहमति से क्या किया जाता है, इन घाटों को कवर करने के लिए नई मुद्रा जो जारी कर दी जाती है, ठीक है, यानी कि पैसा छाप के जो कवर किया जाता है, इससे क्या होता है, आरबीआई की क्रेडिट बढ़ जाते हैं, यानी कि उस पर उधार बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या कहा जाता है, इसको मोनेटाइज डेफिसिट्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सरकार और आरबीआई के सहयोग से जो नई मुद्रा आपूर्ति की जाती है, यानी नया करेंसी छाप दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आरबीआई का साख बढ़ जाता है, यानी कि उस पर क्रेडिट हो जाता है, यानी कि उस पर कर्जा हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह के हम डेफिसिट्स को क्या कहते हैं, मौद्रिक घाटा कहते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा के बारे में। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा में क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट को निकालने के लिए हमारे पास 1, 2, 3 पहलू हैं। ठीक है, इसको 3 तरह से निकाला जाता है। तो आप लोग समझिएगा कि फिजिकल डेफिसिट्स प्लस टोटल डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो भी घाटा हुआ है राजकोष में इधर से, ठीक है, उसमें क्या करना है और क्या जोड़ लेना है, द टोटल डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के ऊपर कितने कर्जे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ई कैसे निकलता है, एफडी कैसे निकलेगा। तो टोटल एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसिप्ट्स, यानी कि जितने भी खर्चे हैं उसमें क्या करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को जोड़ना है, रिकवरी ऑफ लोन्स को जोड़ना है और अदर रिसिप्ट्स को जोड़ लेना है। और जोड़ के घटा देंगे, जो घाटा होगा, जो माइनस होगा वो क्या होगा, राजकोषीय घाटा होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि एफडी यानी कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि प्राइमरी जो घाटे हुए हैं उनमें इंटरेस्ट पेमेंट को जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं, एक और है प्राइमरी डेफिसिट्स क्या होता है, तो फिजिकल डेफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किया, प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट जोड़ लिए तो हमारा एफडी आ गया। तो यहाँ प्राइमरी डेफिसिट के लिए क्या हो जाएगा, एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि फिजिकल डेफिसिट माइनस क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है आप लोग के एग्जाम में, खासकर एसएससी सीएचएसएल वगैरह के एग्जाम में, कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा जाए तो टोटल एक्सपेंस माइनस, टोटल कहने का मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंस से जब कम हो जाता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल एक्सपेंस इज ग्रेटर देन revenue receipts plus recovery of loans plus other receipts when financial deficits is occur। ठीक है, सॉरी फिजिकल डेफिसिट्स इज अकर, यानी कि फिजिकल डेफिसिट्स होता है। अब बात करते हैं हम लोग 2021 के बजट से कुछ क्वेश्चंस, कि इनमें कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे है निर्भीक योजना। ठीक है, निर्भीक योजना किसके लिए है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इंपोर्ट को नहीं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन हो, जो भी हो, क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विदेशों में निर्यात किया जाए, जिससे क्या हो, हमारे यहाँ विदेशी करेंसी बढ़े और हमारा क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट हो, यानी कि हमारे देश का विकास हो। आगे हम लोग बात करते हैं विवाद से विश्वास तक। यह योजना जो है सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ये क्यों किया गया, तो मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, यानी कि लिटिगेशन को कम करने के लिए किया गया। कहने का मतलब इसके 2 पहलू हैं। एक तो शुरू किया गया था इनकम टैक्स को लेके, कि इनकम टैक्स वगैरह जब ज़्यादा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, केस करते हैं और फिर सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक शुरू किया गया था कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक एक टेन्योर दिया गया था पिछले साल, इसी साल, कि क्या करना है, आपको बताना है कि इतना तक हम देने में क्या है, पेबल है। ड्यूरेशन, कुल मैं कहने का मतलब कि ड्यूरेशन दिया गया था, अगर उस समय तक कोई अगर पेमेंट कर पाता है तो उसके इंटरेस्ट वगैरह में या जो पेनल्टी वगैरह लगा है उसमें कुछ छूट दी जाएगी और वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। या दूसरा चीज़ इसमें देखा जाए तो विवाद से विश्वास तक, यानी कि विवाद करने से अच्छा है कि किसी से विश्वास करके अपने मैटर को क्या कीजिए, सेटल कर लीजिए, जिससे क्या हो, मुकदमेबाजी नहीं हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगाना पड़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीएम कुसुम योजना।
पीएम कुसुम योजना जो है किरोसिन और सोलर पंप का प्रयोग को कम करने के लिए है। पीएम कुसुम योजना किसके लिए है? किरोसिन और सोलर पंप के प्रयोग को कम करने के लिए है। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? यानी कि कहने का मतलब कि अभी तक के किसान जो किरोसिन या डीजल से अपना पंप सेट चलाते थे, आज भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों को बिजली की सुविधा दी जाए और उन लोगों को क्या किया जाए, और हाईटेक अपग्रेड किया जाए, ठीक है, अपग्रेड किया जाए और बिजली के माध्यम से अपना पंप सेट जो मोटर वगैरह होता है चलाएं और अपनी कृषि आसानी से कर पाए। इसके तहत एक योजना सूर्योदय योजना भी गुजरात सरकार द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है, जो कि दिन में किसानों को पानी माने कृषि के लिए बिजली सप्लाई दिया जाएगा, पहले रात में मिलता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इसमें बात करते हैं और थोड़ा सा एक चीज़ और समझिएगा इसमें 2021 के बजट से, ये बहुतों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को प्रतियोगिता दर्पण में या कोई भी मैगजीन में इस तरह से एक दो सिक्के लिखे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ, रुपया आता है और रुपया जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसे कैसे आते हैं और यहाँ पे कैसे कैसे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को 100 रुपया पे बताता हूँ, ठीक है। माना यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि 100 रुपया, यहाँ भी लिख देता हूँ 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया आया है सरकार के पास और 100 रुपया गया है, ठीक है। तो इस तरह के चार्ट आप लोग को बुक वगैरह में मिलता होगा और उस पर कुछ परसेंटेज लिखे होते होंगे, 6%, 10%, 17%, 20%, इस तरह से परसेंटेज लिखे होंगे। मैं यहाँ लिख के नहीं समझाऊंगा, मैं नीचे लिखूंगा और उसका मतलब लिखते जाऊँगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला मैं लिख रहा हूँ 6%, ठीक है। 6% किसके लिए है? ऋण एवं पूंजी प्राप्तियां, ऋण एवं पूंजी प्राप्तियां, ठीक है। उसमें रुपया आता है जिसमें से 6% कहाँ से आता है? ऋण एवं पूंजी प्राप्तियां से, ठीक है। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स, लोन एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। दूसरा हम बात करते हैं 17% आता है आयकर से, यानी कि इनकम टैक्स से बाबू, इनकम टैक्स से। आगे देखते हैं 7% ये आता है आपको उत्पाद शुल्क से, उत्पाद शुल्क से, यानी कस्टम ड्यूटी, सॉरी एक्साइज ड्यूटी से। इसके बाद बात करते हैं 18%, 18% आता है आपको निगम कर से, यानी कॉरपोरेट टैक्स से। 18% आता है जीएसटी से, यानी माल एवं सेवा कर से। 4% आता है, इसी में देखिएगा परसेंटेज बना के आप लोग लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4% आता है क्या चीज़ से? सीमा शुल्क से, सीमा शुल्क से। और कर भिन्न राजस्व से 10% आता है कर एवं भिन्न राजस्व से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 20% उधार एवं अन्य देयताएं से, उधार एवं अन्य देयताएं से, ठीक है। यानी कि 20% हमको कहीं से उधार मिल जाता है या कहीं से क्या कहते हैं सब्सिडी मिल जाता है या कहीं से क्या कहते हैं वो खैरात मिल जाता है, या तो ये इससे आता है। उसके बाद फिर से हम लोग देख लेते हैं कि 6% कहाँ से आता है? ऋण एवं पूंजी प्राप्तियाँ से।
17% आयकर से आता है, 7% उत्पाद शुल्क से आता है, 18% निगम कर से आता है, 18% GST से आता है, 4% सीमा शुल्क से आता है, 10% कर एवं विभिन्न राजस्व से आता है, 20% उधार एवं अन्य देयताओं से आता है। ठीक है, कुछ बुक्स वगैरह में देखिएगा इसको 1 रुपया का साइन दिया होगा और उसको क्या किया होगा, काट के पैसा में लिखा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 1 रुपया में भी 100 पैसा होता है, तो उसी को हमने क्या किया, यहाँ परसेंटेज के आधार पर लिख दिया और यहाँ पे 100 रुपया मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि 100 रुपया जाता कहाँ है। ठीक है, तो देखिएगा 6% जाता है पेंशन में। ठीक है, 10% जाता है अन्य व्यय में, 10% जाता है अन्य व्यय में, यानी कि अदर एक्सपेंसेस में। 13% जाता है केंद्रीय खर्च में। ठीक है, यानी कि स्कीम वगैरह केंद्रीय योजनाओं में, आप लोग ये लिख सकते हैं योजना में। 10% वित्त आयोग, वित्त आयोग। ठीक है, 20% शुल्क में राज्य का हिस्सा, शुल्क में राज्य का हिस्सा। यानी कहने का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है भाई, स्टेट लेवल पे भी टैक्स लेके अपने खजाने में भर लेती है, तो उसमें से 20% किसको दे दिया जाता है, राज्य सरकार को दे दिया जाता है। ठीक है, 80% अपने पास, जैसे इनकम टैक्स वगैरह या जो भी होता है उसमें से। ठीक है, चलिए 18% ब्याज भुगतान में चला जाता है, ब्याज भुगतान में, यानी कि सरकार जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोन ले रखी है उसके लिए। 8% चल जाता है रक्षा व्यय में, 8% रक्षा में। 6% सब्सिडी में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6% सब्सिडी में, सब्सिडियों में। ठीक है, यानी सब्सिडी भी समझ के चलिए। आगे लिखिएगा केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में, और 9% केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में चला जाता है। ठीक है, यानी कि 100 रुपया सरकार द्वारा खर्चा कहाँ किया जाएगा, तो 6% यानी कि 6 रुपया पेंशन में चला जाएगा, 10 रुपया अन्य व्यय मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, 13% केंद्रीय योजनाओं में, 10% वित्त आयोग के पास, 20% शुल्क में राज्य सरकार का हिस्सा है, 18% ब्याज भुगतान में चला जाता है, और 8% रक्षा में, और 6% सब्सिडी में। ठीक है, 9% केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम में ये चला जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा और आप लोग को देखिएगा, थोड़ा सा मैं अभी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, और तब तक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग का जितना प्यार मिल रहा है हम क्या कहें, हमने उम्मीद भी नहीं की थी इतनी प्यार आप लोग से मिलेगा। तो इसी तरह प्यार को बनाए रखिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब बात करते हैं 2020-21 की महत्वपूर्ण आवंटन। बजट 2020-21 में आवंटन, यानी कि किस मद में कितना दिया गया, ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं शिक्षा। 99,300 करोड़, 99,300 करोड़। ठीक है, स्वास्थ्य 69,000 करोड़, 69,000 करोड़। ठीक है, स्वास्थ्य 69,000 करोड़। नल से जल योजना, यानी नल जल योजना, नल जल योजना। ठीक है,
3.6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन 11,500 करोड़, 11,500 करोड़। वायु प्रदूषण के लिए नहीं, नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए, चलिए वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण निवारण के लिए कितना है? 4400 करोड़, 4400 करोड़। स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, इसके लिए कितना है? स्वच्छ भारत के लिए 12,300 करोड़। ठीक है। औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए 27,300 करोड़। ठीक है। एससी कल्याण के लिए, एससी कल्याण के लिए, एससी कल्याण के लिए 85,000 करोड़, 85,000 करोड़। और एसटी के लिए 53,700, 53,700 करोड़। ठीक है। आगे लिखिएगा महिला कल्याण के लिए, महिला कल्याण के लिए 28,600। आगे लिखिएगा कौशल विकास के लिए, कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़, 3,000 करोड़। और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए, ठीक है, इसके लिए है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको और आप लोग को याद दिला देता हूँ। शिक्षा के लिए कितना है? 99,300 करोड़। स्वास्थ्य के लिए कितना है? 69,000 करोड़। नल जल के लिए कितना है? 3.6 लाख करोड़। ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए कितना? 11,500 करोड़। वायु प्रदूषण निवारण के लिए कितना है? 4400 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना है? 12,300 करोड़। औद्योगिक विकास के लिए कितना है? 27,300 करोड़। एससी कल्याण के लिए कितना है? 85,000 करोड़। एसटी के लिए कितना है? 53,700 करोड़। महिला कल्याण के लिए कितना है? 28,600 करोड़। कौशल विकास के लिए कितना है? 3,000 करोड़। नवीनीकरण ऊर्जा के लिए कितना है? 20,000 करोड़। ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की बजट कहानी ख़त्म। हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, कल की क्लास में। तब तक आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।